रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। आज का टॉपिक है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जानकारी होगी कि पिछले कुछ समय से कोविड-19 की समस्या के कारण विश्व अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत वृद्धि की समस्या सामने आ रही है। पिछले दिनों में हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में और लागत में वृद्धि के कारण से देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। इसके कारण से आम अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। इस कारण मुद्रास्फीति का विश्लेषण करना आवश्यक है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत आपको पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है कि कीमतों में लगातार वृद्धि होती है और अनियंत्रित वृद्धि होती है तो वह मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहलाती है। अतः अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर से लगातार बढ़े कीमतें और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, यदि गणितीय आकलन के आधार पर एक अर्थशास्त्री अवधारणा है जिसमें बाजार में मुद्रा प्रसार वस्तुओं व कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए 1990 में 100 रुपये में जितना सामान आता था, अगर 2000 रुपये में उसे खरीदने के लिए 200 रुपये व्यय करने पड़ते हैं तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई है। अब दोबारा समझ लीजिए, यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब मुद्रा की मात्रा दुगनी हो जाती है तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था में कीमत कुछ समय के लिए बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर दोबारा बढ़ती है, तो हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति में तो सामान्य कीमत स्तर से लगातार कीमतें बढ़नी चाहिए। एक निश्चित आय वर्ग के लोगों पर मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसकी आय निश्चित होती है और जब कीमतें बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत भयंकर प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति समस्त अर्थशास्त्रीय शब्दों में संभवतः सर्वाधिक लोकप्रिय है, किंतु इसे परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। बहुत कम माल के लिए अधिक धनराशि की आपूर्ति हो जाने से इसका जन्म हो जाता है। दूसरी बात, माल या सेवा की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाने पर भी इसका जन्म हो जाता है। तीसरा है आपूर्ति में दोष, गत्यावरोध, ढांचागत असंतुलन के चलते हुए भी मुद्रास्फीति पनपती है। सामान्य रूप से इसका अर्थ ये होगा, ये बिना रुके बढ़ती दर से किसी दिए हुए कालखंड में मूल्य स्तर में वृद्धि है जो भविष्य में और अधिक वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। तो संक्षेप में आप यूँ समझिए, मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती हैं और लगातार कीमतें बढ़ती हैं। ये कीमतें बढ़ने का कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना है या उत्पादन में कमी होना है या पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा होना है या अन्य सुविधाएं न होने के कारण लगातार कीमतें बढ़ती है और मूल्य स्तर लगातार बढ़ता रहता है। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मापन है वो थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। मुद्रास्फीति के कारण के अंतर्गत दो कारण हैं, पहले मांग कारक और दूसरा वृद्धि कारक। डिमांड पुल
इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन मांग कारक है। इसके अंतर्गत माल व सेवाओं की मांग में वृद्धि पैदा होती है, जबकि मूल्य वृद्धि कारक स्पष्ट मूल्य वृद्धि अथवा माल सेवा की आपूर्ति में उत्पन्न होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मांग कारक के अंतर्गत बढ़ता सरकारी व्यय और दूसरा है घाटे की पूर्ति तथा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से बढ़ती सरकारी व्यय की पूर्ति घाटे के बजट से की जाती है। मूल्य वृद्धि के कारक है, जिसमें पहला है उत्पादन आपूर्ति में उतार चढ़ाव, उत्पादकता से अधिक वेतन वृद्धि, तीसरा प्रत्यक्ष कर लागत मूल्य बढ़ना, चौथा है ढांचागत विकास में कमी, पांचवा है प्रशासित मूल्य में वृद्धि जैसे खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि या पेट्रोल उत्पादों आदि में वृद्धि। मुद्रास्फीति के प्रभाव है वो समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ते हैं। निवेश करता है तो दो प्रकार के निवेशकर्ता होते हैं। जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं वो निश्चित आय वाले होते हैं, और इनको हम देखें तो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण निवेशकर्ताओं में पहले नुकसान होता है, फिर दूसरे वर्ग के अंतर्गत जो संयुक्त पूंजी कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। निश्चित आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं, उनकी आय निश्चित होती है, कीमतें बढ़ती है, तो श्रमिक, अध्यापक, कर्मचारी आदियों को नुकसान होता है क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है। फिर हम देखते हैं कि कृषकों को है मुद्रास्फीति के कारण अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि उत्पादन होता है तो कीमत वृद्धि से उनको लाभ प्राप्त होता है। फिर है ऋणी है और ऋणदाता, तो मुद्रास्फीति में ऋणदाता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऋणी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बचत पर प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं मुद्रास्फीति से बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो बचत होती है उसका मूल्य कम हो जाता है। भुगतान संतुलन प्रभाव देखते हैं तो निर्यात महंगे होंगे और आयात सस्ते होंगे। सातवां पॉइंट है सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋण बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं करों पर प्रभाव है। मुद्रास्फीति के कारण सरकारी व्यय बढ़ता है और व्यय बढ़ने के कारण सरकार नए कर लगाती है, पुराने करों में वृद्धि होती है और कर भार बढ़ता है। नैतिक प्रभाव में हम देखते हैं व्यापारी वर्ग लालची व अंधा हो जाता है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट आदि से हम देखते हैं भ्रष्टाचार बढ़ता है और नैतिक मूल्य का पतन होता है। उत्पादकों पर प्रभाव है तो उत्पादक और उद्यमी को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादन या जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ती है तथा मजदूरी में भी वृद्धि से कीमतें कम बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति से उद्यमियों को लाभ होता है। फिर हम देखते हैं कि मौद्रिक उपाय करते हैं तो इसमें मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, जिसमें मुद्रा का कुल क्वांटिटी है उसको हम कम करते हैं। और मुद्रा कम होगी तो लोगों के पास मुद्रा कम जाएगी और कीमतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर दूसरा है साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर, CRR, SLR, RR, RRR, MFS आदि में परिवर्तन किए जाते हैं और बैंक साख नियंत्रण के अंतर्गत कठोर साख नीति का प्रयोग करती है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होती है और कीमतें कम होती है। फिर है विमुद्रीकरण। अगर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना संभव न हो तो सरकार द्वारा विमुद्रीकरण का भी सहारा लिया जा सकता है। विमुद्रीकरण के अंतर्गत सरकार पुरानी करेंसी की जगह नई करेंसी लेकर आती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। भारत में नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को रद्द किया गया और नए नोट जारी किए गए, जिसमें 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का और 10 के नए नोट जारी किए गए। अब राजकोषीय उपाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार को राजकोषीय उपाय के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों में और सार्वजनिक व्ययों में कमी करनी चाहिए। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यय किए जाते हैं
और उन व्यय में कमी होने से मांग में कमी होगी और कीमत स्तर में कमी होगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। सार्वजनिक ऋण हैं तो कीमतों में वृद्धि से मांग में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाती है और मांग को कम करने के लिए सरकार निजी व्यक्तियों से ऋण ले सकती है। जब निजी क्षेत्र से ऋण लिया जाएगा तो निजी क्षेत्र में व्यय में कमी आएगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है करों में वृद्धि। मुद्रास्फीति के कारण से टैक्स लगाए जाएंगे तो जनता के पास पैसे कम होंगे तो वो वस्तुएं कम खरीदेंगे तो कीमतें कम हो जाएगी। फिर चौथा पॉइंट है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होते हैं और घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है और इस ऋण के माध्यम से इसके अलावा नोट छापकर घाटे को पूरा करती है। फिर अन्य उपायों के अंतर्गत देखते हैं। पहला पॉइंट है उत्पादन वृद्धि। प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति उस समय पैदा होती है जब कुल मांग और कुल पूर्ति से ज़्यादा होती है। इस प्रकार हम कुल पूर्ति या उत्पादन बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर है बचत को प्रोत्साहन। बचत को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो निजी व्ययों में कमी होगी तथा मांग स्वयं ही कम हो जाएगी तथा कीमत स्तर पर नियंत्रण आ जाएगा। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट दोनों मिलाकर देखते हैं। कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था। राशन व्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। राशनिंग व्यवस्था में कीमत स्तर सदैव ज़्यादा नहीं बढ़ता तथा सब लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं मिल जाती हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा आप समझ लीजिए, मुद्रास्फीति है, इसमें लगातार निरंतर कीमतें बढ़ती हैं और बढ़ती कीमतों को रोकना ज़रूरी है। कीमतों को बढ़ने से रोकने का कारण यह है कि ऊंची कीमत पर आम गरीब व्यक्ति है वो वस्तुएं नहीं खरीद सकता है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के कारण से देश में कीमत बढ़ने की समस्या रही है और कीमतें बढ़ने के कारण से देश में आम गरीब व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में हम देखते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण में यह व्यवस्था है कि जो योग्य है वही जीवित रहेगा। इसके अंतर्गत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की नीति लागू होती है। वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर देखते हैं तो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसको नियंत्रित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन बुरा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुद्रा प्रसार लाभदायक होता है। कीस ने कहा है कि हल्का मुद्रा प्रसार आर्थिक विकास में लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि होती है, निराशा का वातावरण उत्पन्न नहीं होता है। जबकि मुद्रा संकुचन होता है तो मुद्रा की मात्रा कम होने से उत्पादन, रोजगार, आय सब कुछ घट जाते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति क्या होनी चाहिए? विद इन लिमिट होनी चाहिए, जो आर्थिक विकास की दृष्टि से लाभदायक होती हो। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति हम कह सकते हैं कि देश के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहती है। लेकिन कुल मिलाकर लगातार अगर कीमतों में बढ़ती जा रही है तो अर्थव्यवस्था में नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि लगातार कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। एक सीमा तक कीमतों में वृद्धि है वो देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक तंत्र की मजबूती के लिए ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन एक सीमा के बाद जब कीमतें बढ़ जाती है तो वह हमारे देश के लिए, आम जनता के लिए हानिकारक होती है। और जब कीमतें बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, नोट और सिक्कों की वैल्यू कम हो जाती है। आजकल आप देखते होंगे कि जब कीमतें लगातार बढ़ रही है तो 25 पैसे, 50 पैसे एक के सिक्के या 5 के सिक्के की वैल्यू कम हो गई है। सामान्यतः लोग इसको लेन देन में कम काम में लेने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति एक सीमा तक लाभदायक होती है, एक सीमा के बाद मुद्रास्फीति हानिकारक होती है। लेकिन कीन्स ने कहा है कि हल्का मुद्रा प्रसार आर्थिक विकास में लाभदायक होता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं कुछ क्वेश्चन है वो करने के लिए दे रहा हूँ। इसका जवाब मोबाइल के फ़ोन से या व्हाट्सएप के माध्यम से या वापस मुझे मेल करके भी भेज सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार क्या है? दूसरा है, मुद्रा प्रसार के कारण क्या है? तीसरा प्रश्न है, सरकार की मुद्रास्फीति में क्या भूमिका है? मौद्रिक उपचार कौन से हैं? राजकोषीय उपचार कौन से हैं? मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति क्या है? इन प्रश्नों का आप सही ढंग से जवाब दें। ऐसी संभावना है कि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। आपको एक बार मैं फिर अच्छी तरह से बताता हूँ कि कीमतों में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। हल्का मुद्रा प्रसार आर्थिक विकास में लाभदायक है। मुद्रा की मात्रा सीमित मात्रा में बढ़ती है तो आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ते हैं। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन है वो इसकी तुलना में ज़्यादा हानिकारक है। उसमें आय, उत्पादन, रोजगार सब वर्गों को हानि हो जाती है। तो मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की तुलना में मुद्रा प्रसार क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मुद्रा संकुचन है उसमें सबको ही हानि होती है। लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जाए। वर्तमान में सरकार ने CRR, SLR और RRR, MSF आदि में कमी करके जनता को ऋण की सुविधाएं प्रदान की है। देश में आत्मनिर्भरता का वातावरण तैयार किया है, जिससे देश में मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जाए, लोकल के लिए वोकल किया जाए, ताकि अपनी पूर्ति है हम स्वयं उत्पन्न कर सकें, जिससे कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि केवल आत्मनिर्भरता इससे प्राप्त नहीं हो सकती है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार को प्राथमिक कदम उठाने होंगे और उसके लिए एक प्रभावी रूपरेखा है नीति आयोग द्वारा घोषित की जानी चाहिए। और आत्मनिर्भरता के लिए भी वार्षिक, पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से कोई स्पष्ट गाइडलाइन सरकार द्वारा तय की जानी चाहिए। बढ़ती कीमतें जनता के लिए हानिकारक होती है, इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए और आम गरीब आदमी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत बहुत